नमस्कार, मंडल न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक-हार्दिक स्वागत करते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को मद्देनज़र रखते हुए आज हम आए हैं एडवोकेट शोएब खान इनके घर पे। शोएब खान सर माजी अध्यक्ष जी अमरावती जिला वकील संघ है। सर आपका मंडल न्यूज़ में मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम जानना चाहते हैं कि आज की जो अमरावती की राजकीय परिस्थिति है, इसके बारे में आपके क्या विचार है? अभी तक देखिए हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ और पहले इलेक्शन जो हुए वो 1952 में हुए। कांग्रेस की सरकार बहुमत में आई और तब एक सवाल आया देश के सामने कि इस देश को किस तरीके से चलाया जाए। फेडरल संवैधानिक तरीके से चलाया जाए या इसको धर्म के आधार पर चलाया जाए। उस वक्त लोगों का ओपिनियन लिया गया और उस वक्त के जो हमारे जो बुजुर्ग लोग थे उनकी राय के मुताबिक संविधान के ऊपर चलाया जाए, ये बहुमत से तय हुआ। मैं समझता हूं कि 1952 के बाद में आज वही पोजीशन फिर हमारे सामने आके खड़ी है। वो जो हमारे बुजुर्ग थे जिन्होंने एक बेहतरीन डिसीजन लिया था, वो डिसीजन लेने का मौका अभी हमारे सामने है और इसी को मद्देनजर रखते हुए हमको ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इतना ज़्यादा मुश्किल चुनाव है हमारे लिए कि हमको इस वक्त हमारे आने वाले भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए और एक समझ लीजिए हिटलरिज्म की तरफ जो हमारा जो देश जा रहा है, वो सारी चीज़ों से बचने के लिए हमको ये चुनाव हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी आपने यहाँ पर जो उम्मीदवार दिए गए हैं 37 उम्मीदवार है, लेकिन उनमें से चर्चा 3 से 4 नामों की है। तो इन लोगों को आप कैसे देखते हैं? देखिए आज तो मेरे सामने सिर्फ दो ही चीज़ें हैं। एक वो पार्टी जो जातिवाद को फेवर करती है और एक वो पार्टी जो सारे लोगों को मतलब नहीं, जो हमारा एक देश का जो वो है परंपरा है, जो हमारी गंगा जमुना तहजीब जो है, सारे समाज को लेके चलने वाली जो पार्टियां हैं, बस ये दो लोगों की लड़ाई है ये। तो मैं ये समझता हूँ कि आज की पोजीशन में अगर दो कैंडिडेट देखे जाए तो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, ऐसा मुझे अभी दिख रहा है इसके अंदर। देखिए अभी जो बीजेपी की तरफ से जो उम्मीदवार है नवनीत जी राणा, लास्ट टाइम जब वो खासदार बनी तो उनको जिताने में आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ था, ऐसे कहा जाता है। क्या ये सत्य? बिल्कुल 100% सत्य है। असल में ये हुआ था कि उस वक्त भी हमारे सामने ये पोजीशन थी कि बीजेपी को जो पार्टी हरा सकती है हम उसका साथ दें, और हमने उस वक्त में जी जान तन मन धन से नवनीत राणा का हमने काम किया और उनको अच्छे बहुमत से हमने उनको चुन के लाया। लेकिन हुआ ये कि चंद ही महीनों के अंदर, अब वो पता नहीं उनकी मजबूरी थी या क्या थी, वो बेहतर जानते हैं इस बात को, लेकिन उन्होंने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिए और जो कम्युनिटी ने उनको गट्ठा वोट दिए उसी कम्युनिटी को टारगेट करके वो अपनी राजनीति चमकाने शुरू की उन्होंने। और हमको बाद में फिर अफसोस हुआ कि हमने जिसके लिए इतनी भागदौड़ की है, इतनी मेहनत की है, इतना काम किए, और उसी ने हमको दगा दे दिया। तो ये हमारे दिल में एक रंज है, उनके बारे में एक गुस्सा है हमारे लोगों के अंदर। देखिए अपने अमरावती जिले में 18 लाख से भी ज़्यादा ऊपर वोटिंग है पूरा, और उसमें 3.5-4 लाख वोटर जो है वो अल्पसंख्यक है, मुस्लिम कम्युनिटी से है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए, मतलब इसको सामने रखते हुए कि जानबूझकर कांग्रेस ने उनका उम्मीदवार दिया, ऐसे लगता है क्या कि जैसे मुस्लिम कम्युनिटी को कांग्रेस की वोट बैंक कहा जाता है, इसीलिए महाविकास आघाड़ी सरकार ने कांग्रेस का उम्मीदवार अमरावती जिले में दिया? नहीं, असल में क्या हुआ है कि अमरावती जो है ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है ये, और अभी तक ये हुआ कि कांग्रेस के जो सहयोगी दल हुआ करते थे ये उनके कोटे में जाया करती थी अमरावती की सीट। लेकिन जब रिजर्वेशन नहीं था तब यहाँ से कांग्रेस ही इलेक्शन लड़ा करती थी। प्रतिभाताई पाटिल जो है, इन्होंने भी यहाँ से खासदार का इलेक्शन लड़ा। लेकिन जब ये रिजर्वेशन शुरू हुआ
तो जाहिर सी बात है कि जो साथ में जो पार्टियां थी कांग्रेस के, आरपीआई वगैरह जो और भी है, और ये उनके कोटे में जाने लगी। लेकिन जब ये पोजीशन आई कि पिछले दफा जो काम हुआ यहाँ पर, उसको कांग्रेस को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। तो फिर ये तय हुआ वो कैसा महाविकास आघाड़ी की एक वो है, रणनीति है वो। अब मैं उस पर ज्यादा में जानकारी मुझे है नहीं, लेकिन वो उनकी पार्टी के उनके जो गठबंधन है उनसे ये तय हुआ कैंडिडेट है ये कांग्रेस का, और पूरे महाराष्ट्र लेवल पर हुआ ये। तो अमरावती का जो है वो कांग्रेस के इसमें आया हूँ, इसलिए कांग्रेस की सीट यहाँ खड़ी है। अभी देखिए ये मुस्लिम वोटर्स जो है उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो सकता है, आपको कुछ बता सकते हैं इसके बारे में? इतने जो 3.5-4 लाख वोटर्स है उसका इतने जो उम्मीदवार है 37, उसमें किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है? नहीं, आज की पोजीशन तो ऐसा है, देखिए अभी ये प्रेडिक्ट करना जल्दबाजी होंगी कि ये किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा करके। लेकिन जहाँ तक मैं भी काफ़ी साल से सक्रिय हूँ राजनीति के अंदर, तो जहाँ अभी मैं जो देख रहा हूँ तो उसमें ये देख रहा हूँ कि मैं अभी हाल फिलहाल में कांग्रेस की का फेवर ज़्यादा है अभी। और अब पता नहीं अब आगे और क्या पोजीशन बनती है, क्योंकि जो बच्चू कडू है ये भी, इनके भी साथ में काफ़ी मुस्लिम कार्यकर्ता रहते हैं। तो अब वो चांदूर बाजार हो गया और वहाँ के जो देहात है, और उसके बाद में अचलपुर है, परतवाड़ा है, यहाँ वो कितना इफेक्ट करेंगी उनकी पॉलिसी या उनकी पॉलिटिक्स, वो उस पर डिपेंड करता है किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेकिन मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि मैक्सिमम जो लोग हैं वो कांग्रेस के साथ जाएंगे। अचलपुर में बहुत सारे मुस्लिम का वोटर्स है, तो इसका कुछ असर कांग्रेस की सीट पर हो सकता है या भाजपा की सीट पर हो सकता है? देखिए कैसे ट्रायंगल जब होता है ना, तो ट्रायंगल के अंदर यानी मतलब किसका फायदा किसको मिलेगा ये अभी पता करना मुश्किल है। ये आगे जैसी जैसी पोजीशन क्लियर होते जाएंगी तो ये पता चलेगा कि बच्चू कडू के जो कैंडिडेट है दिनेश बुब, इनसे कांग्रेस को फायदा हो रहा या नवनीत राणा को फायदा हो रहा, क्योंकि वो कौन से वोट हासिल करेंगे इस पर ज्यादा डिपेंड करता है वो। और मैं तो आपको पहले बता चुका हूँ कि मुस्लिम लोग जो है वो बहुत ज्यादा नाराज है, और उनकी नाराजगी की वजह यह है कि हमने इतना काम करने के बाद में, ठीक है आपको अगर एक पार्टी ज्वाइन करना था आपने कर लेना चाहिए था, लेकिन मुसलमानों को टारगेट करके अपनी राजनीति चमकाए उन्होंने, वो उनके लिए अच्छी बात नहीं है ये। और यही गुस्सा है लोगों के अंदर, और इसी वजह से लोग एक हो रहे हैं उसके अंदर। हाँ, मेरा सवाल ये है आपसे कि अगर नवनीत राणा जी जीत जाती है ये इलेक्शन चुनाव विदाउट मुस्लिम वोटर्स, तो इसमें मुस्लिम वोटर्स का कुछ नुकसान हो सकता है क्या बाद में? नहीं, ये तो ऐसा है, राजनीति है, लोकतंत्र है, यहाँ पर हर किसी को अपने वोट देने का अधिकार है और अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट देने का अधिकार है उसको। अब वैसे भी 5 साल नवनीत राणा खासदार रही, हमारे पूरे समाज के खिलाफ में वो जगह जगह बयान देते रही, और जो कुछ करना था उन्होंने पूरे 5 साल में किया हमारे खिलाफ में। और चुन के आ जाएंगी तो और भी कुछ कर लेंगी, तो ये फेस तो करना पड़ेगा, और हम उसके लिए तैयार है फेस करने के लिए। जैसी पोजीशन आएंगी वैसा करेंगे। जब नवनीत राणा जी और रवि राणा जी के ये जो रुख था वो बदल गया था, तो वो टाइम में आपके जो नेतागण हैं जो उनके साथ अच्छे उनके ताल्लुकात है, क्या इन लोगों ने कुछ जो रहता है जिसको हम कहते हैं बातचीत करने की कोशिश नहीं की थी क्या उनके साथ? नहीं, ये घटनाक्रम जो शुरू हुआ इनका, जिसको यानी मतलब अपन सादी भाषा में पाला बदलना बोलते हैं, ये सब तब हुआ जब उनका कास्ट का सर्टिफिकेट उनका जो आया, वो इशू जब आया तब से उन्होंने ये चीजें शुरू की। तो अब मेरा तो ऐसा मानना है कि ये जो भी हो रहा है ये सब उनका पॉलिटिकल स्टंट है ये। लेकिन अभी तक भी हम यही सोच के चल रहे थे कि भाई चलो भाई उनको बचना है वहां पर, वो हिसाब से वो बीजेपी के साथ चले गए। लेकिन जब वो बीजेपी की टिकट लेकर जब आ गए हो, तो फिर तो अब कोई मतलब नहीं, कोई जगह ही नहीं रही, क्योंकि वैसे मेरे पर्सनल ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं राणा से, और ताल्लुकात अच्छे थे इसलिए हमने उनका पिछले इलेक्शन के अंदर इतना जोर शोर से काम किए, उनको खासदार बनाए हमने।
और ये हर इंसान, हर कम्युनिटी जब वोट देती है तो ये सोच के देती है कि आने वाला जो जो चुन कर जो आएगा, जो खासदार, वो हमारे कम्युनिटी का कुछ भला करेगा। तो जब 5 साल हम टोटल मतलब यानी कोई बेनिफिट ही नहीं मिला हमको उनका, तो अब हम उससे क्या मतलब यानी उम्मीद करेंगे। और जो जो आप जो बोल रही है कि जो कुछ नेतागण जो लोग उनके साथ में थे, तो उसमें से भी मैक्सिमम लोग उनके पास से चले गए, और जो है वो सिर्फ नाम के लिए है, उनके घर के भी वोट उनको मिलना नहीं है। अभी देखिए बडनेरा में रवि राणा जी इतने 10 सालों से वो वहाँ के आमदार हैं। तो बडनेरा विधानसभा के जो मुस्लिम वोटर्स है वो क्या उनके साथ जा सकते हैं या पंजा के साथ जाएंगे, कांग्रेस के साथ जाएंगे? नहीं, कैसा रहता, कोई भी कम्युनिटी बोलिए आप, वो कम्युनिटी जिधर सारे लोग चलते हैं उनके पीछे सारे लोग चलते हैं। तो मुझे तो नहीं लगता ऐसा कि बडनेरा में भी कोई खास उनको फायदा मिलेगा, खास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी का, मुझे ऐसा नहीं लगता। ये अपनी अमरावती लोकसभा के ये जो चुनाव है उस पर ये जातीय राजनीति किस तरह हावी हो सकती है? देखिए हमारे यहाँ तो देखिए पिछले 10 साल से जो 2014 का इलेक्शन हुआ वो पूरी तरह से जातिवाद पे हुआ। तो जातिवाद तो हमेशा हावी रहा, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बात किया, स्टार्ट मैंने जो किया आपसे कि 1952 में जब इलेक्शन हुआ तो वहां तब जब लोगों की राय ली गई तो उसमें लोगों ने सेक्युलरिज्म की तरफ ज्यादा तवज्जो दिया। तो आज भी इस देश के अंदर 50% से ज्यादा लोग ये दिमाग के है कि इस देश के अंदर सारे समाज मिलकर ही होना चाहिए, हर चीज, राजनीति भी सारे समाज मिलकर होना चाहिए। लेकिन हो रहा क्या कि बीजेपी 40% वोट लेकर और ये 60% वोट जो है ये आपस में डिवाइड होकर उनका बेनिफिट उनको मिल रहा है। वरना ये तो बात बिल्कुल सही है कि आपको कि जातिवाद बिल्कुल चलता है, लेकिन फिर भी मैं दावे से ये कह सकता हूं कि हमारे देश में आज भी ऐसे लोग जिंदा है, ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि ये देश का नाम हो, ये देश तरक्की करे। ये देश जब तक सारे लोग, सारे समाज मिलके अगर साथ में नहीं आएंगे तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता। कोई एक कास्ट या कोई एक धर्म देश को आगे नहीं ले जा सकता। देखिए अभी एक मुस्लिम संगठन है एमआईएम, आपको भी उसकी जानकारी है। तो ये आनंदराज अंबेडकर को एमआईएम ने समर्थन दिया, तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए वो एक एमआईएम जो है ये शुरू से ही कांग्रेस के खिलाफ में रही है ये, और मैं हमेशा देखता हूँ कि ये कांग्रेस का जो भी कैंडिडेट होता है ये उसके अगेंस्ट वाले का ही फेवर करते हैं ये। और फिर कैसा एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो नेशनल पार्टी है वो। अब वो उनके लीडर्स ने, जो उनके जो आका है, उन्होंने एक फैसला किए, वो अम्बेडकर साहब को पार्टी में दिया, लेकिन लोगों ने भी तो उनकी सुनना चाहिए ना। एक पार्टी के बोलने से नहीं होता, लोगों का भी समर्थन होना चाहिए ना। लोगों का समर्थन नहीं है उनके पास में। अभी जो आम्बेडकरी विचारधारा के जो लोग हैं शेड्यूल कास्ट, तो उनका क्या प्रिडिक्शन हो सकता है इस सारे चुनाव में? देखिए कैसा कैंडिडेट ही उनका है, तो कैंडिडेट उनका है, लेकिन 2 कैंडिडेट जो है वो हिंदी भाषिक है, दिनेश जी बूब और नवनीत जी राणा, और बचे सिर्फ एक बलवंत जी वानखेड़े जो एक मराठी कैंडिडेट है। तो इसमें कुछ हो सकता है क्या? मराठी भाषिक और हिंदी भाषिक में कुछ हो सकता है बीच में? ये तो देखिए, ये तो राजनीति के अंदर ये सारे समीकरण होते ही है, लेकिन क्योंकि बलवंत वानखड़े जो है ये प्योर, जिसको बोलना चाहिए हमने, प्योर एससी कैटेगरी के कैंडिडेट है ये, इसलिए इनको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। इनके जो समाज जो है वो वोट्स के अलावा जो अल्पसंख्यक समाज के जो वोट्स है, एक बड़ा गट्ठा लेकर ये चलेंगे साथ में। 3.5 लाख वोट से इनका स्टार्ट होगा, इनकी शुरुआत जो है उससे होंगी, और बाकी जो है उन लोगों को जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी प्रहार के जो उम्मीदवार है दिनेश जी बूब, उनका भी अमरावती में अच्छा खासा होल्ड है और उनके साथ 2 विधानसभाएं भी है। तो ये जो एक बड़ा वोटर्स उनके पीछे है, उसका कुछ नुकसान कांग्रेस के उम्मीदवार को हो सकता है? नहीं, मैंने जैसे बताया ना आपको कि आज के हालात में अपन नहीं बता सकते ये, लेकिन दिनेश बूब जो है ये नगर सेवक रह चुके हैं,
बलवंत वानखड़े जो है ये आमदार है अभी, ये आमदार थे ये। इसके पहले वो जिला परिषद में भी रहे, पंचायत अपने ग्राम पंचायत में भी रहे, और उनकी जो राजनीति में सक्रिय है वो। और जिस विधानसभा क्षेत्र से वो चुन कर आए वहां से उन्होंने 90,000 से ज्यादा वोट लेकर आए वो। तो ये फर्क पड़ता। अब जैसे नवनीत राणा है, ये एक्स एमपी है, तो इनका भी अपना एक जनाधार है। उस वो दोनों से इनको कंपेयर करना, मैं नहीं समझता हूँ कि ये दोनों के कंपैरिजन में ये आ सकते करके। भारत की स्वतंत्रता के बाद 60 साल तक कांग्रेस ने भारत पर राज किया, उनकी सत्ता थी। तो ऐसे बोला जाता है कि मुस्लिम वोटर्स को इस्तेमाल करके कांग्रेस ने ये सरकार चलाई है आज तक। तो आप कैसे सहमत हैं? ये देखिए, ये तो बात सही है आपकी कि मुस्लिम वोटर हमेशा कांग्रेस के साथ में रहा, और कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा कुछ मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा कुछ किया भी नहीं। लेकिन एक चीज़ गौर करने वाली बात यह है कि पिछले 60-65 सालों से जो यहाँ पर अल्पसंख्यक समाज जो रह रहा था हिंदुस्तान के अंदर, वो एक इज्जत वाली जिंदगी जी रहा था यहाँ पर। लेकिन ये पिछले 10 साल के अंदर एक आम मुसलमान, मेरे जैसा आदमी भी डरा हुआ है, सहमा हुआ है। और उसका कारण ये है कि पिछले 10 साल से सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, और आए दिन सोशल मीडिया के ऊपर डायरेक्ट बिल्कुल, यानी भाजपा के जो वरिष्ठ नेता है, भाजपा के जो मंत्री लोग हैं, वो नाम लेकर मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं, और किसी के ऊपर किसी तरह का कोई अंकुश नहीं है। तो ये जो चीज़ है ना, ये एक परेशान करने वाली चीज़ है। और ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही ये इलेक्शन का, जो मैंने बताया कि ये बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शन है, ये डिसाइड करेगा आगे की हमारी आने वाली राजनीति जो है। और 60 साल के अंदर, जो 60, 65, 70 साल में जो कांग्रेस ने हुकूमत की, हमको कभी यहाँ परेशानी नहीं हुई। हम जैसे संविधान ने आर्टिकल जितने भी है उसके अंदर जो है संविधानिक जो हमको अधिकार मिले हुए हैं कि हम हमारे धर्म का प्रचार कर सकते हैं, हम हमारे धार्मिक जो हमारी स्कूल है या मदरसे, हम उसकी तामीर कर सकते, उसको चला सकते, बोलने का अधिकार, रहने का अधिकार, खाने का अधिकार, ये सारी चीज़ें पिछले 10 साल से ना। हमको कपड़े पहनने पर हमारे आपत्ति है, हमारे खाने पर आपत्ति है, तो हम यहाँ तक कि कारोबारों पर भी हमारे अब उन्होंने ऑब्जेक्शन लेना शुरू कर दिया। तो ये जो चीज़ है ये परेशान करने वाली चीज़ है, और ये सारी चीज़ें कांग्रेस के राज में नहीं थी। तो ये दो बड़े नेताओं के बीच में कुछ बलवंत जी वानखेड़े पिछड़ जाएंगे? मैं तो आपको पहले बता चुका हूँ कि दो कैंडिडेट्स जो है, बीजेपी और कांग्रेस, लड़ाई इन लोगों में है। दिनेश बुक जो है, मैं बताया ना आपको, वो अभी सक्षम नहीं है अभी वो लेकिन बच्चू कडू सर तो बहुत बड़े आत्मविश्वास के साथ कहते हैं कि हम नवनीत जी राणा का डिपॉजिट जब्त कराएंगे। वो उनकी लड़ाई नवनीत राणा से है। उनका आपसी जो भी है, जो उनकी बहुत दिनों से चल रही है, हम सोशल मीडिया पर, अखबारों में भी देख रहे हैं कि रवि राणा और बच्चू कडू साहब के शाब्दिक बहुत ज़्यादा उनकी चल रही है। अब वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है वो। तो यशोमती ठाकुर ताई भी ऐसे पॉलिटिकल स्टेटमेंट करते रहते हैं, उनकी और रवि राणा जी के भी खटके उड़ते रहते हैं। हम जो उनके जो देखते हैं प्रचार सभाओं में कि किस तरह के वक्तव्य किए जाते हैं, तो इनका कुछ असर इस इलेक्शन पे हो सकता है क्या? नहीं, देखिए कैसा है, ये वोटर, ये राज्य जो लीडर्स होते हैं, इनकी जो चलती है आपसी रंजिश, ये अपने लेवल पे चलती है। रहा सवाल यशोमती ठाकुर का, तो मैं ये देख रहा हूँ कि पिछले 15 सालों से वो लेडी जो है, उसने अपना जो एक मतदार संघ का जो है वहाँ काफ़ी अच्छा अपना उन्होंने बना के रखे, और ख़ासतौर से ग्रामीण के अंदर उनकी जो एक पकड़ है, और उनकी जो कार्यकर्ताओं के साथ में उनका जो मतलब ये है मेल मिलाप, उनका बहुत अच्छा है। और अभी मैं देख रहा हूँ कि उनकी टीम भी बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं वो लोग। उसी तरह अमरावती के अंदर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर डॉक्टर सुनील देशमुख है, जो पालक मंत्री रह चुके हैं, उनका भी एक काफ़ी अच्छा एक यहाँ पर उनका ये है, उनका अपना खुद का वोट बैंक है। उसके बाद में विलास इंगोले जो है माजी महापौर,
बबलू शेखावत है, तो और बबलू देशमुख है, समझो ग्रामीण से। तो ये जो टीम है ना कांग्रेस की, ऐसी टीम दूसरी पार्टियों के पास में आज की पोजीशन में तो नहीं है। इसलिए नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो कैंडिडेट लादा गया, ये कैंडिडेट लादा हुआ नहीं है, ये पार्टी का ओरिजिनल कैंडिडेट है जो आमदार है अभी। लेकिन आप उधर देखेंगे तो उधर लादा हुआ कैंडिडेट है जिसका पूरे पार्टी के लोगों ने विरोध किया। वरिष्ठ नेताओं के कहने पर उनकी मजबूरी है आज कि उनको आज उनका काम करना पड़ रहा। तो ये जो चीजें है ना, ये कहीं ना कहीं बलवंत वानखड़े को इसका बेनिफिट मिलेगा। अभी आपके ख्याल से ये बताइए मुझे कि अमरावती जिले का कौन सा विकास हुआ है और कौन सा विकास होना बाकी है? ये तो देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका कि अमरावती में क्या विकास हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि पिछले 10 साल में अमरावती का कोई भी विकास नहीं हुआ। नहीं, 5 स्टार एमआईडी से आई है ना अमरावती में, अभी बिल्कुल नहीं, आप मेडिकल कॉलेज भी सैंक्शन हुआ। सुनिए ना, हाँ। ये सब पेपर पर है अभी। मैं 10 साल की बात कर रहा हूँ, ये पेपर पर है अभी। एमआईडीसी को आप जाके देखिए, जैसे कोई वीरान, जैसा कोई शमशान घाट जैसा है हमारा एमआईडीसी। और आप वही नागपुर जाके देखिए तो आपको पता चलेगा कि नागपुर में और हमारे अंदर इंडस्ट्रियल, इसके अंदर हम कितने पिछड़े हुए हैं। इसका कारण ये है कि हमारे यहाँ जो 2-4 इंडस्ट्रीज भी है ना, वो बाहर के लोगों की है। यानी मतलब बाहर के लोग आके हमारे गांव में कमा रहे हैं और जा रहे हैं। हमारे शहर के अंदर इस तरह की कोई इंडस्ट्रियां है ही नहीं। और मैं ये समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अभी महाराष्ट्र के अंदर वो सत्ता में है, तो उनके पास कोई विजन ही नहीं है। अमरावती के लिए क्या करना चाहिए कोई विजन नहीं है। सिर्फ बड़े बड़ी बातें होती आकर यहाँ पर कि अमरावती के अंदर ये लाने वाले वो लाने वाले, लेकिन प्रैक्टिकल में कुछ भी नहीं है। यहाँ पर एयरपोर्ट की बात चल रही, कई ज़माने से चल रही, आज तक एयरपोर्ट का कुछ नहीं हुआ। हालांकि एयरपोर्ट से भी बड़े बड़े मसले हमारे यहाँ पर है, लेकिन उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। जब भी कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता आता है, वो बात सिर्फ और सिर्फ जातिवाद पे करता चले जाता है। विकास पर और इस पर कभी मैंने उनको बात करते हुए देखा नहीं। इसीलिए अमरावती के भी लोग ये चाहते हैं कि कोई ऐसे लोग आए चुनकर, या ऐसी पार्टियां चुनकर आए जो शहर के विकास की बात करें। अब रहा सवाल विकास की बात, अब आप बोले मैं आपको 10 साल की बात कर रहा हूं, तो 10 साल पहले क्या? तो 10 साल पहले हमारे यहाँ पर रेलवे स्टेशन था जहां पर जो वीरान पड़ा हुआ था। कांग्रेस के राज में कांग्रेस के जो आमदार थे शेखावत साहब, राव साहब शेखावत, इनके कार्यकाल के वक्त में आज आप देख लो कि वो रेलवे स्टेशन एक मॉडल रेलवे स्टेशन बन गया है। जो जी हाँ, तो एक हमारे लिए कम से कम एक ऐसी जगह बन गई है जहां से हम ट्रेनें बोर्ड कर सकते हैं हम, और एक अच्छा खूबसूरत जगह बन गई हो। और दूसरा ये है कि कोर्ट बिल्डिंग अंग्रेजों के हाथ की बनाई हुई थी, बहुत सारी असुविधाएं थी वहां पर। वो बिल्डिंग भी कांग्रेस के राज में बना। और आज आप देखिए आकर के 6 माला बिल्डिंग है, लोग बिल्डिंग फोटो लेने के लिए, सेल्फियां लेने के लिए आते हैं वहां पर कोर्ट में। तो ये सारी चीजें जो ये कांग्रेस के राज में हुई। देखिए, इस चुनाव में सभी उम्मीदवारों का एक लोकसभा का एजेंडा क्या होना चाहिए? कौन सा विकास एजेंडा इनका होना चाहिए? देख, सबसे पहले तो जो देश के अंदर जहर घोला जा रहा है जातिवाद का, ये खत्म होना चाहिए। पार्टियों ने उसी को प्रेफरेंस, लोगों ने उसी पार्टी को प्रेफरेंस देना चाहिए जो जातिवाद और इस तरह की चीजों से दूर है। दूसरी बात यह है विकास पर पार्टियों ने बात करना चाहिए। तीसरा मुद्दा है बेरोजगारी का। आज हमारे शहर में मैं ये समझता हूँ कि विदर्भ में सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर कहीं है तो अमरावती में है। यानी बड़ा ताज्जुब होता है मुझे जब मैं ये देखता हूँ कि हमारे यहाँ का मजदूर अम्मा गेट पे खड़े रह के दिन भर खड़े रह के मजदूरी के लिए बैठा रहता, और हमारे शहर के अंदर बाहर से आकर लोग मजदूरी कर रहे हैं। तो ये नेताओं को दिखता नहीं कि हमारे आजकल मजदूरी ठेका पद्धत में चल रही है। तो हमारे यहाँ बिहार से और यूपी से आके लोग ठेका पद्धत में काम कर रहे हैं, और हमारे शहर के जो मजदूर है वो खाली बैठे हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे शहर के अंदर ऐसे ऐसे कारीगर है
चाहे वो मैकेनिकल लाइन हो, चाहे वो इंजीनियरिंग लाइन हो या कंस्ट्रक्शन लाइन हो, ऐसे ऐसे कारीगर है, लेकिन उनके पास में जगह नहीं है। उनका जो हुनर है उनके अंदर, वो हुनर के लिए उनके पास कुछ उसका वो नहीं है, सोर्स नहीं है। तो वो लोग यहाँ से पलायन करके दूसरे शहरों में जा रहे हैं। तो कितनी यानी हमारे लिए शर्म की बात है कि हमारे शहर के वो हीरे जिनको हमने यूटिलाइज करना चाहिए, वो शहर छोड़ के दूसरे शहरों में जाके रोजी रोटी की तलाश में अपना हुनर वहां दे रहे जाकर। अब देखिए मेरा सवाल ये है आपसे कि इसके पहले जो भी चुनाव हुए लोकसभा के, उसमें सारे शिवसेना के खासदार बने। तो उस वक़्त मतलब अभी नवनीत जी राणा खासदार बनने तक का जो भी हाल था अपने अमरावती मतदार संघ का, उसमें हमने देखा है कि शिवसेना के ही खासदार अमरावती जिले को मिले। तो वो खासदार की इलेक्शन और ये इलेक्शन, इसमें अभी हमको क्या फ़र्क दिखेगा कि इस बार कुछ कांग्रेस को कुछ अच्छा चांस मिलेगा? अब ये देखिए, ये जो देश पूरे इंडिया लेवल पे जो गठबंधन बना है इंडिया का, तो उसमें सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ही है। तो जाहिर सी बात है, जितनी पार्टियां उनके सहयोग में है, साथ में है, तो वो बेनिफिट तो कांग्रेस को मिलना है उसका। और जो पास्ट में अपने सभी खासदार शिवसेना के थे, वो शिवसेना के साथ में था, अल्पसंख्यक गठ नहीं था, मतलब मुस्लिम गठ नहीं था, तो फिर भी उनके खासदार चुन के आए थे। तो अब इस इलेक्शन में क्या रोल रहेगा मुस्लिम वोटर्स का कि जो कांग्रेस के सीट को ऊपर लाएगा? पहले पहले क्या हुआ था कि पिछला जो इलेक्शन हुआ था वो बीजेपी शिवसेना गठबंधन था। अभी शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी 3 पार्टियों का गठबंधन है। तो जहां जैसे भी उम्मीदवार रहेंगे, जैसे जहां शिवसेना का उम्मीदवार है, तो वो इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार है वो, तो मुस्लिम वोट्स तो उसको भी मिलेंगे। कि पूरे महाराष्ट्र का और पूरे देश का ध्यान इस अमरावती जिले के चुनाव पर है नवनीत राणा जी की वजह से, क्योंकि नवनीत राणा ने अपना इन दोनों पति पत्नी का नाम पूरे भारत में है। तो ये सारे चुनाव पर इन सब चीजों का, पूरी राजकीय परिस्थिति जो है, जैसे महाविकास आघाड़ी और महायुति, इन सब का अपने अमरावती चुनाव पर क्या असर हो सकता है? देखिए क्या है, मैंने जो स्टार्ट में आपको जब एक बात बोला कि बलवंत वानखड़े जो है ये कांग्रेस के उम्मीदवार है, ये अधिकृत उम्मीदवार है, कांग्रेस पार्टी से है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो कैंडिडेट है ये जबरदस्ती थोपे हुए कैंडिडेट है। तो वो जो आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर जो एक वो है, आपसी सहमति से जो काम हो रहा है, वो चीज उधर नहीं हो सकती, क्योंकि इनकी जो राजनीति है ये दबाव वाली राजनीति है। और आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ कि राणा परिवार का शायद ही कोई अमरावती में ऐसा कोई लीडर हो जिससे उनकी मतलब नाबंदी ना हो, चाहे वो खोड़गे साहब हो, चाहे वो पोटे साहब हो, या फिर डॉक्टर सुनील देशमुख हो, ऐसा शायद ही कोई हो जिससे उनकी नाबंदी ना है। तो ये खामियाजा तो उनको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कैसा रहता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी के दिल में वो रहती है, कहीं रखी बात हो, और जो जैसे लगन से काम होना चाहिए वो लगन से काम मुझे नहीं लगता कि उनका कोई, सारे लीडर लोग जो उनके साथ में है वो इतना दिल से उनका काम करेंगे। लेकिन वही बेनिफिट इधर बलवंत वानखड़े को ये है कि हर आदमी खुद को बलवंत वानखड़े बोलकर काम कर रहा है इधर। बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट शोएब सर आपका, आपने आपका कीमती वक्त हमें दिया। मैं मंडल न्यूज़ की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी।